नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने अपने बयान पर मांगी माफी, विपक्ष ने किया खारिज। बर्खास्तगी और प्रधानमंत्री के बयान के मुद्दे पर कई बार अवरोध। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर में रिकॉर्ड 71% से ज्यादा मतदान। झारखंड में भी करीब 65% वोटिंग। 398 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में सहमति, सरकार में शामिल होंगे शिवसेना के 12 मंत्री। 3 दिन बाद औपचारिक ऐलान। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। नक्सली हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, संसद में कल होगा बयान। पेट्रोल पर 2 रुपए 25 पैसे और डीजल पर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। खुदरा कीमतों में इजाफा नहीं, सरकार को 4000 करोड़ रुपए की होगी आमदनी। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने बयान के लिए आज संसद के दोनों ही सदनों में माफी मांगी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनकी बर्खास्तगी की मांग पर कायम है। राज्यसभा में इस मामले पर अवरोध के चलते कार्यवाही दिन में 6 बार स्थगित हुई। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित कई दलों ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा उठाया। साध्वी निरंजन ज्योति ने रविवार को दिल्ली की एक सभा में ये बयान दिया था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू के साथ अन्य दलों ने भी केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। सरकार से, सरकार के मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। उनका व्यवहार हमारी राजनीति में, प्रजातंत्र में मर्यादापूर्ण होगा। और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस संविधान की शपथ ली उसी संविधान को अगर कोई मंत्री तोड़ता है तो क्या वो मंत्री रह सकता है? इसलिए इसकी बर्खास्तगी जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने इस मामले में सदन में भी प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाया। Request to you on this issue is to please grant a visa to the Prime Minister of India to come to Rajya Sabha. That is the issue. You have to grant him a visa. Forget bringing black money from abroad. Bring a Prime Minister from abroad. Sir, please bring him here. Please bring him here. हालांकि इस बीच साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने बयान पर माफी मांगी। Honorable Minister. करती हूँ और अपना शब्द वापस लेती हूँ। क्या बोला? अगर आपको लगता है तो हम माफी भी हो गया। लेकिन विपक्षी दल माफी से संतुष्ट नहीं दिखे। इस वजह से गतिरोध बरकरार रहा। इसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए और क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। लगातार इस तरह के बयान होंगे। सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्री की माफी के बाद इस मुद्दे को छोड़ने की अपील की। This house is not an investigative agency or an agency which is going to pronounce whether an offence has been committed or not. Therefore, as far as this house proceedings are concerned, I would urge the honourable members of the opposition, the minister having expressed regret and specifically apologized, withdrawn her statement, the proceedings of the house should be allowed to continue. लेकिन विपक्ष केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही इसी वजह से दिन में 6 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था। कृति मिश्रा और प्रणब गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक मंत्री की ओर से इस तरह का बयान देना, वो भी दिल्ली में जहां पर हाल में चुनाव होने और नई सरकार जिसमें इमेज को लेकर खासा जोर रहा हो। ये बहुत ही अजीब किस्सा है कि आपके सांसद, आपके मंत्री, नए मंत्री हैं, इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करें। आप कंटेंट के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में कई खामियां हो सकती हैं, आपको नहीं पता, इनएक्सपीरियंस है,
लेकिन भाषा के बारे में पब्लिक लाइफ में जो इंसान है, इस तरह की भाषा में तो नया न्यू लो जिसको कहते हैं, स्तर बहुत ही गिर गया अगर ये भाषा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि चुनाव कैंपेन के दौरान आपने किया, मुझे याद है हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने जाते थे, और लोग जो उनके विरोधी थे वो सुनने जाते थे कि किस तरह से इलेक्शन चुनावों का कैंपेन होता है। सिर्फ वो ही नहीं, और लोगों को सुना है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन इससे सीरियस चीज जो ज्यादा है, ये कहना अनपार्लियामेंट्री है, अब्यूजिव है, ये कहना कि रामज़ादा नहीं है तो हरामज़ादा है। तो हमारे देश में तो बहुत लोग हैं जो राम को हो सकता नहीं मानते, हिंदुओं में भी वैष्णवाइट, शैवाइट, कई तरह के ग्रुप्स हैं जो राम को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, जिनके लिए और दूसरे लोग पार्टी ज्यादा अहम मायने रखते हैं। और फिर नॉन हिंदू कम्युनिटीज कितनी हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो कि हो सकता है राम को उस तरह से नहीं मानते हों। तो क्या वो सब हरामजादा की कैटेगरी में आएंगे? आप कह क्या रहे हैं हिंदुस्तान जैसे देश में? ये एक कैजुअल रिमार्क नहीं है, बहुत सीरियस चीज हुई है। और इसका सुना है कि वो कह रही हैं कि अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हैं। दोनों सदनों में उन्होंने कहा कि वही माफी मांगती हैं और अपने उनके शब्द वापस ले रही हैं। लेकिन क्या इससे जो एक नुकसान होना था पब्लिक में, कहूं कि मीटिंग के दरमियान, वो नहीं होता या उससे वापस लिया सकता है आपकी माफीनामे से? और दूसरा ये कि क्या मंत्री का अनुभवहीनता, मंत्री की, एक सांसद की अनुभवहीनता, ये भी सामने आती है इस तरह जब बयान कोई देता है? तो देखिए, वही मैं कह रही थी कि अनुभवहीन आप हो सकते हैं, वो फॉरगिवन है कि कई चीजें आपको नहीं मालूम, आप सीखेंगे। कोई भी पैदा नहीं होता है सीख के नहीं आता है। लेकिन भाषा, इस तरह की भाषा जिसमें संयम नहीं है और एक डिसरिस्पेक्ट है, ये तो किसी भी मतलब आम उसमें जिंदगी में भी नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक पब्लिक फिगर को तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। और इसका क्या, किस तरह से प्रधानमंत्री इसको हैंडल करेंगे ताकि क्लियर मैसेज जाए? क्योंकि अब गिरिराज सिंह ने भी कहा है, दोबारा कहा है, राक्षस से तुलना की है अरविंद केजरीवाल की, जो कि अपना चेहरा बदलता है। तो उन्होंने पहले भी कहा था, तो एक कि जो नरेंद्र मोदी से अग्री नहीं करते वो पाकिस्तान चले जाएं। मतलब किस तरह की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप, जहाँ डिसेंट ही नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो आरएसएस के लोग भेजे गए हैं सरकार के अंदर, उनके सामने, आरएसएस के सामने क्या प्रधानमंत्री इतने असहाय हो गए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि अलग अलग, मैं कहूँ कि वेब पोर्टल्स में, कि नरेंद्र मोदी ने एक सोर्सेस के हवाले से खबरें कि उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह की कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और एक और लाइन उन्होंने कही है कि भाई जो एमपी है बीजेपी के, वो राष्ट्र के नाम अपने संबोधन को बंद करें। क्या वाकई थोड़ा सा रुख कहीं पहले से अलग और सख्त नजर आ रहा है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है क्लियरली कि ऐसे शब्द वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो बहुत ही वेलकम चीज़ है। क्योंकि इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री से आने चाहिए। वो देश के इस समय देश चला रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन पे हैं, देश उनकी तरफ देख रहा है, दिशा के लिए देख रहा है, कई चीज़ों के लिए देख रहा है। तो अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही निराशाजनक चीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत वेलकम चीज़ है। और क्या अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो, अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या बर्दाश्ती के हो गया? एक्शन क्या होगा? सवाल एक्शन क्या होगा? अब विपक्ष तो नेचुरली पॉलिटिकली इसको भुनाएगा, कोशिश भी करेगा। उनको एक मुद्दा हाथ लग गया है तो वो तो मांग रहे हैं कि भाई इनको बर्खास्त करो या ये इस्तीफा दें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को क्लियर करना पड़ेगा कि अगर इस बर्दाश्त नहीं होगा, अगली बार ऐसा हुआ, अगर अभी मान लो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, अगली बार ऐसा हुआ तो सरकार में एग्जाम्पल सेट करना होगा, आप कह रही हैं। एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैसेज नहीं जाएगा, तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से संसद में इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अवरोध आज कई बार हुआ था। बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी ने मोदी सरकार को यू टर्न वाली सरकार बताया। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। संसद परिसर में राहुल गांधी समेत पार्टी के नेता सरकार के खिलाफ सोमवार को जारी बुकलेट हाथों में लिए हुए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले 6 महीने में सिर्फ वादे तोड़ने का काम किया है। हर इशू पे यू टर्न, काले धन पे यू टर्न, भ्रष्टाचार पे यू टर्न, सीएजी पे यू टर्न, जो भी कहा वो नहीं किया। जितने यू टर्न इस सरकार ने करे हैं पिछले 6 महीने में, ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वायदे कुछ हैं और क्रियान्वयन कुछ और है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनाव के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने के वादे से मुकर रही है। पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बांग्लादेश और अमेरिका से संबंधों पर भी नीति बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। इस सरकार ने 6 महीने में इस देश को विकास के रास्ते पर, इस देश को विश्वास के रास्ते पर और इस देश के लोगों को विकास और विश्वास के रास्ते पे लाके खड़ा किया है। निश्चित तौर से ये उन लोगों को कभी भी किसी भी तरह से पसंद नहीं आएगा जो देश को भ्रष्टाचार और घोटालों के रास्ते पर खड़ा कर चुके थे। सोमवार को कांग्रेस ने सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर बुकलेट जारी की थी। इसमें कई मुद्दों पर सरकार के यू टर्न का आरोप लगाया गया था। रविंद्र सिंह श्योरान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आज फिर से ऐतिहासिक 71% मतदान हुआ। राज्य के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। दूसरे दौर में विधानसभा की 18 सीटों पर 175 उम्मीदवार मैदान में थे। पहले दौर में भी 70% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को दूसरे दौर के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Polling has been pretty heavy in Riyasi and Udhampur, and I would like to mention that overall percentage poll which has been recorded so far means just about say 15 minutes ago is overall average percentage of the entire phase 2 is 71%. पहले दौर की तरह इस चरण में अलगाववादियों की धमकी का कोई असर नहीं दिखा। कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए घरों से निकले। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। उधमपुर, रियासी, पुंछ, कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में मतदान को लेकर भारी उत्साह दिखा। सूबे में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 5 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें रियासी, उधमपुर और पुंछ की 3-3, कुलगाम की 4 और कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस दौर में 17 सीटें सामान्य और 1 सीट आरक्षित है। मंगलवार को 8 महिला और 53 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत 175 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस दौर में मौजूदा डिप्टी स्पीकर और 4 मंत्रियों समेत 11 मौजूदा विधायक मैदान में हैं। सभी सीटों के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर झारखंड में भी 20 विधानसभा सीटों पर करीब 65% वोट पड़े। इस दौर में 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। झारखंड में मंगलवार को दूसरे दौर के मतदान के लिए जनता में खासा उत्साह दिखा। सभी 20 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। जमशेदपुर वेस्ट और जमशेदपुर ईस्ट की सीटों पर मतदान शाम 5 बजे तक चला, जबकि बाकी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चली। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आईं। गुमला, जमशेदपुर और सरायकेला में मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए पहुंचे। दोपहर बाद मतदान की रफ्तार बढ़ी और शाम तक कुल 64.99% मतदान हुआ। Till now the turnout is known to be 64.99%. 64.99% in the entire state for the second phase for 20 assembly constituencies, and if you add first phase and second phase together, then the turnout is so far is 64.23%. मतदान में नौजवानों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की। वोट देना हम लोग का उचित है, इसलिए आए हैं इतना भरे भरे। तो वही चेंजेस हो गए, कुछ विकास होगा हमारे स्टेट का, इसी वजह से दे रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है आगे। ज्यादातर नक्सल पीड़ित इलाके की विधानसभा सीटें होने की वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी की गई। इस दौर में 1424 अत्यधिक संवेदनशील और 2048 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे। दुर्गम इलाकों में चुनाव कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहुंचाया गया।
झारखंड में इस चरण में 7 जिलों की 20 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें पूर्वी सिंहभूम की 6, पश्चिमी सिंहभूम की 5, खूंटी की 2, सिमडेगा की 2, सरायकेला खरसांव की 2, रांची की 2 और गुमला की 1 सीट पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में इससे पहले दौर में 25 नवंबर को 6 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। सभी सीटों पर वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना शामिल होने को तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर शिवसेना से चल रही बातचीत की जानकारी दी। तय फार्मूले के मुताबिक शिवसेना को 5 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री समेत कुल 12 मंत्री पद मिलेंगे। शिवसेना के हवाले से पीटीआई ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को होने की उम्मीद थी, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता AR अंतुले के निधन की वजह से इसे कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों पार्टियां जल्दी ही साथ आ पाएंगे और निश्चित रूप से हम अलायंस कर पाएंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर अंतुले जी, इनका निधन हुआ है और उस निधन के कारण 3 दिन का शोक महाराष्ट्र में हमने घोषित किया हुआ है और इसलिए जो भी होगा 3 दिन बाद होगा। खबरों के अनुसार शिवसेना को उद्योग, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महाराष्ट्र सड़क विकास निगम और परिवहन या आबकारी मंत्रालय मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सोमवार रात बात करने वाले वरिष्ठ शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने मंगलवार को भी बातचीत जारी रखने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज रायपुर पहुंचे। गृह मंत्री ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने नक्सलवाद को राष्ट्रीय चुनौती बताया। इधर लोकसभा में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री बुधवार को सदन में इस मामले में बयान दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक करके नक्सली हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में भावी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नक्सली हिंसा पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों को 38 लाख रुपए देने की घोषणा की। और इस चुनौती का मुकाबला सारे देश को एकजुट होकर करना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुकमा हमले की कड़ी निंदा की है। लोकसभा में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सभा इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से प्रभावित परिवारों और घायलों के दुख और पीड़ा पर गहन शोक व्यक्त करती है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ से सांसद ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में अभी तक 2500 आम नागरिकों की मौत हो गई है। वैसे 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत वहां हुई है। 1500 जवानों का मौत अभी तक हुआ है और सरकार 1 मिनट सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस बीच गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को हुए नक्सली हमले में CRPF के 14 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 12 जवान जख्मी हुए थे। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बाजार के भारी दबाव के बावजूद रिजर्व बैंक ने ब्याज दर घटाने की मांग अनसुनी कर दी है। गवर्नर रघुराम राजन ने अगले साल ब्याज दरें घटाने का संकेत दिया। आज मौद्रिक नीति की समीक्षा में अहम दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि मौद्रिक नीति विकास में मददगार होनी चाहिए। आपकी EMI की किस्त फिलहाल कम नहीं होगी। RBI ने समीक्षा में लगातार 5वीं बार मंगलवार को ब्याज दरें नहीं घटाने का फैसला किया। RBI ने रेपो रेट को 8% पर बरकरार रखा है। इसी दर पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। कैश रिजर्व रेशियो को भी 4% पर रखा गया है। इतनी नकदी बैंकों को RBI के पास रखनी होती है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई में कमी पहली प्राथमिकता है। A change in the monetary policy stance at the current juncture is premature. However, if the current inflation momentum and changes in inflationary expectations continue and fiscal developments are encouraging, अक्टूबर में थोक महंगाई दर 5 साल के सबसे निचले स्तर 1.77% पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तिमाही में विकास दर गिरकर 5.3% पर आ गई।
उद्योग जगत ने मौद्रिक नीति पर निराशा जाहिर की है। We are upset with this situation. Actually, we are hoping that actually industry needs a rate cut badly to revive the economy. वो बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेते हैं। वो नहीं चाहते कि वो एक स्टेप आगे लें और फिर 2 स्टेप पीछे जाएं। मौद्रिक नीति का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 28,444 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 21 अंक की गिरावट के साथ 8,524 अंक पर रहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन इससे खुदरा कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि तेल कंपनियां इसकी भरपाई करेंगी। चालू वित्त वर्ष में सरकार को इस बढ़ोतरी से 4,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। डीजल पर यह बढ़ोतरी 1 रुपए की है। 3 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले 12 नवंबर को पेट्रोल और डीजल पर 1.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। तब भी खुदरा कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं। दोनों बार की बढ़ोतरी से सरकार के खजाने में करीब 10,000 करोड़ रुपए आएंगे। हालांकि विपक्षी दल पेट्रोल और डीजल की कीमत और घटाने की मांग कर रहे हैं। विश्व बाजार में इतनी तेल की कीमतें गिर गई, ओपेक ने प्रोडक्शन बंद नहीं किया, कम नहीं किया, तो इसका फायदा जो है आम जनता को मिलना चाहिए था। कायदे से 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए और 22 रुपए लीटर डीजल मिलना चाहिए, जिस तरह विश्व बाजार में कीमतें कम हुई हैं। दुनिया के अंदर तेल के दाम जो घटे हैं उसका फायदा नहीं मिल रहा है एक तरफ से। अब एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाने के चलते हुए ये ड्यूटी का बोझ भी बढ़े हुए दामों के रूप में जनता के ऊपर पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घटने के बाद सोमवार को 7वीं बार पेट्रोल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर कम की गई थी, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 84 पैसे कम हुए थे। सोमवार को 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत 4200 रुपए रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता AR अंतुले का लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई में निधन हो गया। अंतुले तेजी से फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता AR अंतुले ने मंगलवार सुबह 10 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 85 साल के अंतुले गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और पिछले महीने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तटीय कोंकण से ताल्लुक रखने वाले अंतुले को रायगढ़ जिले में उनके पैतृक गांव आम्बेत में बुधवार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में AR अंतुले जल्दी फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक नए कदम भी उठाए। 9 फरवरी 1929 में पैदा हुए अंतुले को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1962 में हुई, जब वो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। 1976 से 80 के दौरान वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 में वो फिर विधायक बने और 1982 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1989 में कोलाबा सीट से उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। वो 10वीं, 11वीं और 14वीं लोकसभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल संसाधन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता देवेंद्र वर्मा का बीती रात पुणे में निधन हो गया। उन्होंने वासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे निर्देशकों के फिल्मों में अभिनय किया था। ये रस्सी कितने की है? क्या करनी है? खुदकुशी करनी है। ठहरो, दूसरी देता हूँ। मजबूत भी है, सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। क्या दाम है इसका? 2 रुपया। 1.5 रुपए में दो ना। तू जब जब खुश हुआ है तब तब मैं बर्बाद हुआ। मैंने तुम्हें राम भरोसे रॉकेट लेके दिया था दिवाली में। तूने रॉकेट उड़ा दिया और गुप्ता जी की दुकान जला दी। मैं आज तक लोगों के सर मुंड के उसके पैसे भरे जा रहा हूँ। हिंदी फिल्म जगत में देवेंद्र वर्मा का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने न सिर्फ अभिनय बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा। चोरी मेरा काम, अंगूर और चोर के घर चोर जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार भी मिला। 23 अक्टूबर 1937 को पुणे में पैदा हुए देवेंद्र ने करीब 150 फिल्मों में
अपने अभिनय की छाप छोड़ी। 2 दिसंबर 1984 की रात शायद कोई भूल न सकेगा। 30 साल पहले भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ, जहां पर हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। लाखों लोग उस हादसे के दर्द को आज भी झेल रहे हैं। ये लग रहा है कल्या फरियानी जाए, आंखन में डाला पड़ गया। हीराबाई की बुझती आंखों में आज भी वो 30 साल पहले का हादसा खौफ बनकर छिपा है। सर्द रात में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है। देखते ही देखते आसपास के इलाके जहरीली गैस के चेंबर में तब्दील हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,295 लोगों की मौत, जबकि लोग इससे कहीं ज्यादा मौतों का दावा करते हैं। The toxic waste needs to be cleaned up, both in the site but also outside. It's affected the soils and the water, so that's why it's creating health issues for people. हादसे के बाद सरकार ने सारी जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड पर थोप दी। मुकदमा चला और 1989 में सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच समझौता हुआ, जिसमें कंपनी ने $470 मिलियन का हर्जाना देने पर सहमति जताई। भोपाल गैस त्रासदी पर अब तक करीब 17 सरकारी और गैर सरकारी स्टडीज कराई जा चुकी हैं। लगभग सभी अध्ययनों में पता चला है कि फैक्ट्री के आसपास 3.5 किलोमीटर के इलाके का पानी दूषित है, जिससे कैंसर और जन्मजात बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीमा रेखा पर हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। आतंकी भारतीय सीमा पर फायरिंग कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में सेना ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 4 मिसाइल परमाणु हथियार से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने भारत के साथ जल्द बातचीत के आसार पर विराम लगा दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आरोप लगाया कि अगस्त में भारत ने ही वार्ता रद्द की थी। उनके मुताबिक बातचीत शुरू करने का जिम्मा भी अब भारत पर ही है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में सेना के एक ऑपरेशन में 35 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों को फाइटर जेट विमान से हमला कर मारा गया। इस साल जून से ही कबीलाई क्षेत्रों में गुप्त ठिकानों पर छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी केन्या में बंदूकधारियों ने 36 खदान मजदूरों की हत्या कर दी है। आतंकियों ने उस वक्त हमला किया जब मजदूर सोमालियाई सीमा से सटे मंडेरा इलाके में टेंट में सो रहे थे। सोने की कीमतों में मंगलवार को प्रति 10 ग्राम 840 रुपए का रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। इससे सोना 27,000 प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वहीं चांदी भी 2700 रुपए प्रति किलो की उछाल के साथ 37,000 पर जा पहुंची।